वाहिक प्रदेश की मुक्ति में इस राष्ट्र की मुक्ति नहीं है कैकेराज। यवनों की दास्ता से पहले यह राष्ट्र शोषण, अत्याचारी शासन, अव्यवस्था, जनपदीय एवं जातीय संघर्ष एवं सामाजिक व राष्ट्रीय चरित्र के पतन से ग्रसित है। इससे उस राष्ट्र को मुक्त करना है और आपको इस राष्ट्र का नेतृत्व करना है, इसे मार्ग दिखाना है। आप आज्ञा दीजिए आचार्य, मैं प्रयास करने को प्रस्तुत हूँ। कैकेराज, इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न इस राष्ट्र के राजनैतिक व सांस्कृतिक एकीकरण का है। इस राष्ट्र की सांस्कृतिक व राजनैतिक एकता के बिना इस राष्ट्र का उत्कर्ष असंभव है और हमें इस राष्ट्र को पुनः गौरवशाली बनाना है। निराशा व लघुता की इस ग्रंथि को जो अलक्षेंद्र के हाथों पराजय के कारण हमारे जनमानस में बैठी है, उसे उखाड़ फेंकना है। इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित करना है, ताकि फिर कोई अलक्षेंद्र भारत की सीमाओं की ओर ताके तो हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत फैली भारत भूमि का प्रत्येक नागरिक इस राष्ट्र की रक्षा के लिए स्वयं को उत्तरदायी समझे और अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए वह सजग, सतर्क व समर्थ हो, ताकि अपने ही स्वजनों की शत्रुता से आहत व पीड़ित कोई कैकेराज एकता के अभाव में, सहयोग के अभाव में किसी आक्रांता के हाथों पराजित न हो, ताकि पुनः कोई सामर्थ्यशाली जनपदीय सत्ता अपनी ही मातृभूमि, अपनी ही राष्ट्रभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के पुनीत कर्तव्य से परामुख होने का साहस न कर सके। इसलिए सर्वप्रथम हमें इस राष्ट्र को उन सत्ताधीशों से मुक्ति देनी है जिनकी निष्क्रियता के कारण इस राष्ट्र को पराजय का मुख देखना पड़ा है, जिनके आतंक से प्रजा त्रस्त है, जिन्होंने इस वसुंधरा को अपनी दासी समझ रखा और उसके पुत्रों को अपना दास बना रखा है। क्या कैकेराज उन जनपदों की सत्ता को चुनौती नहीं देना चाहेंगे जिन्होंने कैके को सहायता देने से इनकार किया था? क्या कैकेराज उन राजकुलों को चुनौती नहीं देना चाहेंगे जिनके अत्याचारों से प्रजा त्रस्त है? मैं आपका संकेत नहीं समझा आचार्य। मेरा संकेत मगध के साम्राज्य की ओर है कैकेराज। क्या इसका कोई पर्याय नहीं है आचार्य? पर्याय ढूंढने का समय भी नहीं है हमारे पास कैकेराज, और मगध का सामर्थ्य इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अनिवार्य है। यह भी संभव है कि अलक्षेंद्र के हाथों अपनी शक्ति व सामर्थ्य खो चुके जनपदों व गणराज्यों को मगध अपनी साम्राज्यवादी नीति का भक्ष्य बना ले। और कैकेराज, यह न भूलें कि विपाशा के पश्चात मगध का ही साम्राज्य है। आप शांति प्रिय हैं, आप उनकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे, पर क्या मगध के बारे में यही बात आप विश्वास के साथ कह सकेंगे? क्या अन्य राजकुलों का उन्मूलन करने में गौरव का अनुभव करने वाले महापद्मनंद के कुल से आश्वस्त हो सकते हैं आप? वे जो अधार्मिक हैं, अनाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, क्या उनसे राष्ट्र हित की अपेक्षा रख सकते हैं आप? क्या मगध को राष्ट्रीय एकता के ध्वज के नीचे लाए बिना राष्ट्रीय एकता संभव है कैकेराज? जिससे उसकी प्रजा ही घृणा करती हो, क्या आप उससे अपेक्षा रख सकते हैं कि वह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा? अतः राष्ट्र की वेदी पर सबसे पहले मगध की अव्यवस्था व अराजकता को समर्पित करना है, और यह आपको करना है कैकेराज। यह राष्ट्र आपकी ओर अपेक्षा से देख रहा है। आपके ही प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज वाहिक प्रदेश यवनों की दास्ता के जुए को फेंक पुनः नवनिर्माण के लिए उठ खड़ा हुआ है। इस राष्ट्र को आपकी सेवाओं की आवश्यकता है कैकेराज, अतः आप इस यज्ञ के पुरोधा बनना स्वीकार करें, और आपके अतिरिक्त कौन इस स्थान के लिए योग्य है? आपको इस राष्ट्र का नेतृत्व करना ही होगा। अतः इस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर अपने कुल का गौरव बढ़ाइए। समय और स्थितियां आज आपके साथ हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। कैसे आना हुआ विष्णु? मैंने सुना है आप पाटलिपुत्र से जा रहे हैं। ठीक ही सुना है तुमने। आपको रोकने की बड़ी इच्छा है आचार्य, पर किस अधिकार से रोकूं आपको? बड़ी अपेक्षाओं से पाटलिपुत्र आया था। सोचा था कि पाटलिपुत्र के वरिष्ठ आचार्यों की सहायता व मार्गदर्शन से अपना संकल्प पूरा कर लूंगा, पर यहां आते ही पता चला कि आप भी पाटलिपुत्र से प्रयाण कर रहे हैं। मैं यहाँ रहता भी तो तुम्हारे लिए क्या कर सकता था विष्णुगुप्त? आप यहाँ रहते तो संभवतः मेरा कार्य सरल हो सकता था आचार्य। क्या करने आए हो तुम यहाँ? सोचकर तो बहुत कुछ आया था। सोचा था कि पाटलिपुत्र जाकर पाटलिपुत्र के वरिष्ठ आचार्यों के मार्गदर्शन में पृथ्वी की प्राप्ति व उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषय ग्रंथों की रचना की है, उसका सार संकलन प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, पर अब वह संकल्प पूर्ण करना भी कठिन जान पड़ता है। तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो भी गया तो उससे क्या होगा विष्णुगुप्त? एक ग्रंथ की रचना तो हो जाएगी, पर उसका पालन करेगा कौन? किसे यहाँ शास्त्रों की परवाह है जो शास्त्रों का सम्मान करे? जहां परंपराओं का कोई मूल्य नहीं, वहां तुम पुरातन आचार्यों के विचारों से अवगत कराने के लिए एक ग्रंथ का निर्माण करना चाहते हो।
क्यों तुम व्यर्थ में श्रम करना चाहते हो? आचार्य, मैं जानता हूं कि अंधकार का साम्राज्य बहुत बड़ा है। सहस्त्रों सूर्यों का तेज भी उसे नष्ट करने में असमर्थ होता है। फिर भी एक सामान्य सा दीपक अंधेरे से बुझते दम तक जूझता रहता है, इसलिए कि वही उसका धर्म है। मैं जानता हूं कि पाटलिपुत्र में अब शास्त्रों का अपमान होता है, पर शास्त्रों की रक्षा करने का दायित्व किसका है? सत्ता, सामर्थ्य और वैभव ने परंपराओं की अवहेलना की तो क्या आचार्य भी अपनी परंपराओं को छोड़ देंगे जिसकी रक्षा करने का दायित्व हमारे कंधों पर है? नंदों के राज्य में वह भी संभव नहीं है। क्षमा करें आचार्य, पर क्या नंदों का राज्य अमर है? यदि समस्या का कारण नंद है तो क्या नंदों के पश्चात भी समस्या अपरिवर्तनीय रहेगी? और यदि चुनौती परिस्थिति जन्य परिवर्तनों ने दी है तो क्या उसका उत्तर पाटलिपुत्र से प्रयाण हो सकता है? संभव है कि उन्हें आपके शास्त्रों में आस्था ना हो, इससे आपकी अपने शास्त्रों के प्रति आस्था विचलित क्यों हो रही है? यदि प्रमाणित करना चाहते हैं आप अपने ही शास्त्रों की श्रेष्ठता, तो आपको अपने शास्त्रों के अनुसार जीकर दिखाना होगा। समय के आघात का उत्तर समय के द्वारा ही दिया जा सकता है आचार्य। फिर आप इतने हताश क्यों हैं? क्या तुम मुझे समझाने का प्रयत्न कर रहे हो? मैं तो आपके पास मार्गदर्शन की अपेक्षा से आया हूं आचार्य, और अपने स्वार्थ के लिए आपको रोकने का प्रयत्न कर रहा हूं। आचार्य कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा, पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि भाई, यदि बल से हो तो निर्बल अपने शास्त्रों की रक्षा नहीं कर पाएगा, और इसके लिए प्रयाण की नहीं पराक्रम की आवश्यकता है। और यदि चुनौती समय ने दी हो तो शास्त्रों ने ही कहा है कि शास्त्र कभी काल बाह्य नहीं होता। दोनों ही स्थितियों में परीक्षा हमारी है आचार्य। हमें शास्त्रों को आधार देना है तो फिर स्थितियों से पलायन कैसा? क्षमा करें आचार्य, पर अपने विश्वास को दृढ़ करने की भावना से ही कह रहा हूं कि शिक्षक किसी भी युग में रणभूमि से भागा नहीं है। फिर पाटलिपुत्र से प्रयाण कैसा? और शास्त्रों की विजय शिक्षक के पाटलिपुत्र से प्रयाण करने में नहीं है आचार्य। शिक्षक का गौरव तो तब बढ़ेगा जब वह एक छत्र के नीचे संगठित होगा और विजयी होगा। वह एक बार संगठित तो हो, फिर वही राम परशुराम होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए आचार्य। संभवतः भारत अपने गौरव को बचा पाता यदि समय रहते आपने उनकी सहायता की होती जो वीरतापूर्वक लड़े और पराजित हुए। मेरी स्मृति में ऐसे कई संस्मरण हैं जो दुखद हैं, ऐसे कई कटु सत्य जिस पर इस धरा के किसी पुत्र को गर्व नहीं होगा। इस प्रवास में मैंने उस भारत को देखा है जो टूट गया है, जो और टूट रहा है। उस समाज को देखा है जो अपनी संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं की रक्षा करने में असमर्थ है। इस प्रवास में मैंने उस भारत को देखा है जो अत्याचारियों को सह रहा है, उन्हें ढो रहा है। मैंने असहाय, निर्बल और विवश हो रहे भारत को देखा है। जिसे मैं देख आया हूं उस भारत की कथा में कुछ रोचक नहीं है। उसमें तो बस करुणा ही करुणा है। मुझे दुख है आचार्य कि अपने अज्ञान व उत्तरदायित्व से पलायन करना कितना सरल है महामंत्री। आचार्य, आर्य वररुचि ने आज ही महामंत्री पद का त्याग कर दिया है। यह मगध का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि उसके राजनैतिक चिंतक एक ऐसी परंपरा को जन्म दे रहे हैं जहां अपने उत्तरदायित्व से पलायन करने का राजनीतिज्ञों को अधिकार प्राप्त है, और इसे त्याग की संज्ञा दी जा रही है। जिन्हें त्याग देना चाहिए वे सत्ता परासीन है, सुदृढ़ है, और जिन्हें दूसरों से त्याग पत्र मांगना चाहिए वे त्याग पत्र दे रहे हैं। इससे आपके चरित्र की दुर्बलता ही परिलक्षित होती है आर्य। आपका यह त्याग प्रशंसा के योग्य नहीं है। जहां महामंत्री पद की गरिमा ही नष्ट कर दी गई हो, वहां पद त्याग के अतिरिक्त अन्य कोई सम्मानजनक पर्याय भी तो नहीं रहता है आचार्य। अपनी गरिमा के प्रति कितने सतर्क हैं आप, और इस धरा की गरिमा के प्रति अपनी प्रतिमा, अपनी छवि के संबंध में सजग हैं आप, पर इस धरा की प्रतिमा, इस धरा की छवि के संबंध में कोई सजग है? अपने हित में आपने अपनी दिशा निश्चित कर ली, और इस धरा के संदर्भ में, इस धरा की दुर्दशा करने के लिए आपने इसे उनके हाथों सौंप दिया जो आपको अपने पद का त्याग करने के लिए विवश कर रहे हैं। सत्ता का त्याग उन्हें करना है, आपको नहीं। सत्ता का त्याग धनानंद को करना है, आपको नहीं। सत्ता का त्याग धनानंद के समर्थकों को करना है, आपको नहीं। और यदि इस धरा के हित में आप विचार नहीं कर सकते तो इस धरा को आपकी आवश्यकता नहीं है, इस समाज को आपकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसके लिए दोषी आप हैं, धनानंद नहीं। मगध के पतन के लिए आप भी उत्तरदायी हैं महामंत्री।
मैं क्षमा प्रार्थी हूं आर्य। मैं भावना में बह गया था। नहीं आचार्य, आप ठीक ही कह रहे थे। अपनी इसी वृत्ति के कारण मैंने अनेकों अवसरों पर पराजय स्वीकार कर ली थी। आर्य, निराश ना। मुझे विश्वास है कि यह धरा आपको और अवसर देगी, और जब भी वह अवसर आए तो इस धरा के हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय कीजिएगा। मेरी सद्भावना और सामर्थ्य सदैव आपके साथ रहेगा। आचार्य, आज मैं असमर्थ हूं, विवश हूं, पर भविष्य में आपका निश्चय साकार करने में मैं आपका सहायक अवश्य बनना चाहूंगा। वह अवसर भी मैं आपको अवश्य दूंगा आर्य। अब मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। तुम्हारे पतन का कारण तुम स्वयं, हमारे पतन का कारण हम स्वयं। कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में न। झूठ कहते हैं वे लोग जो दूसरे संप्रदायों के उदय को अपनी आस्था के पतन का कारण मानते हैं। आस्था तुम्हारी थी, वह डिग कैसे सकती है? और यदि तुम्हारी आस्था को सत्य का आधार नहीं है तो उसका पतन होना चाहिए। तुम्हारा मार्ग भिन्न हो सकता है, उसका मार्ग भिन्न हो सकता है। सत्य तक पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए जो अपने मार्ग पर अपने साथ नहीं, उसका मार्ग गलत है, यह मानना गलत होगा। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। संप्रदाय मार्ग हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं। साधक और साध्य के बीच साधना है। साधना भी एक मार्ग है, वह भी भिन्न हो सकता है। एक ही संस्कृति के अनुयायियों की साधना भिन्न हो सकती है। अतः साधना की भिन्नता से, संप्रदायों की भिन्नता से हमारी संस्कृति में भेद नहीं हो सकता। संस्कृति तो सत्यनिष्ठ जीवन मूल्य है, जीवन की एक पद्धति है जिसके हम सभी अनुयायी हैं। जीवन में हमारी आस्था है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा संस्कार है। जो सत्य से परामुख हो वह हमें स्वीकार नहीं। यह हमारी पद्धति है, यह हमारा अनुशासन है, और यही संस्कृति हमें भिन्न भिन्न उपासना के मार्ग देती है। जीवन की एक पद्धति और उपासना की दूसरी पद्धति में कोई संघर्ष नहीं है, जब तक वह सत्यनिष्ठ है। इसलिए दूसरों का मार्ग तुम्हारे मार्ग से भिन्न हो तो चिंता मत करो, विचलित मत हो। अपनी आस्था को संजो कर रखो, अपने मूल्यों का जतन करो और समय समय पर उनका मूल्यांकन करो। सत्य के प्रकाश में अपनी परंपराओं को देखो और उनका विश्लेषण करो। जब तक तुम सत्य की रक्षा करोगे, संस्कृति तुम्हारी रक्षा करेगी। यह तो सीधी समझ में आने वाली बात है। यदि आज तुम असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो कारण बाहर नहीं, भीतर है। सत्य का मार्ग तुम छोड़ते हो तो चुनाव के लिए कौन सा मार्ग शेष रह जाता है? यही तुम्हारे पतन का कारण है और यही समाज के पतन का भी कारण है। चुनौती स्वीकार करने के बजाय आप द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों को चुनौती देते हैं। यदि सत्यनिष्ठ मूल्यों में तुम्हारी इतनी ही आस्था है तो उन्हें जी कर दिखाओ। तुम्हारा कृतित्व ही तुम्हारा इतिहास हो सकता है और अपना इतिहास बनाने का तुम्हें अधिकार है। सामर्थ्य है तो उठ कर दिखाओ, जी कर दिखाओ, कर दिखाओ। उदाहरण रखो, उदाहरण बनो। किसने तुम्हें रोक रखा है? बढ़ो, आगे बढ़ो। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन।